नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण साबित होगा। जिसमें देखें तो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के अंतर्गत देखें तो यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पीएससी जिसके अंतर्गत देखें तो यूपी पीएससी अपर पीटी एग्जाम 2024, आरओआरओ एग्जाम 2023, इसके अलावा 17वें बीपीएससी, एमपीएससी, जेपीएससी, आरपीएससी, यूकेपीएससी इत्यादि के लिए भी अंक अति महत्वपूर्ण है। साथ ही देखें तो इसमें एसएससी, यूपीटीपीएससी के लिए भी अंक अति महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए देखते हैं सबसे पहला जो है वह है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन को बहुमत। अभी पिछले दिनों जम्मू कश्मीर और हरियाणा में जो है विधानसभा चुनाव कराए गए थे, जिसके नतीजे देखें तो कल घोषित किए गए। कल में देखें तो 8 अक्टूबर 2024 को घोषित किए गए। तो उसमें जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन को बहुमत मिला है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा की तीसरी बार सरकार बनी है या बनेगी। आज 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में मिथुन चक्रवर्ती को मिला दादा साहब फाल्के पुरस्कार। मतलब 8 अक्टूबर 2024 को जो 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरित किए गए, उसमें मिथुन चक्रवर्ती जी को दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया। 8 से 18 अक्टूबर तक, यह इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पूर्व की सभी बातों को हम चर्चा कर चुके हैं। वैसे सारी चीज़ों को विस्तार में हम इस अंक में देखेंगे। इसमें देखें 8 से 18 अक्टूबर तक 4 देशों के मालाबार नौसैनिक अभ्यास की मेजबानी भारत करेगा। यानी भारत में किया जाएगा मालाबार नौसैनिक अभ्यास। कब से कब तक? 8 से 18 अक्टूबर तक। इसमें कितने देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं? तो 4 देश। 2024 के भौतिकी नोबेल पुरस्कार के लिए जॉन जे हाफील्ड और जेफरी ई हिंटन को चुना गया। अभी हमने देखा कि जो है 7 अक्टूबर 2024 को जो है मेडिसिन के लिए यानी मेडिकल क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई। दूसरा जो है भौतिकी यानी फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज की घोषणा की गई। इसमें भी 2 लोग शामिल हैं। एक जो है जॉन जे हाफील्ड हैं और दूसरे जेफरी ई हिंटन को चुना गया है। आज इसमें देखते हैं तो यह है 48 सीटों के साथ हरियाणा में भाजपा को पूर्ण बहुमत हुआ है। कांग्रेस ने 37 सीटें जीती। भाजपा का शुभ्रा शाह, इलेनो मुखिया, अभय चौटाला हारे। 48 सीटों के साथ जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन को बहुमत मिला है। भाजपा की 4 सीटें बढ़ी और वह 29 सीटें जीती हैं जम्मू कश्मीर में। हरियाणा में भाजपा की ऐतिहासिक हैट्रिक, जम्मू कश्मीर में नेका व कांग्रेस को बहुमत। और कुछ इसमें जानकारी निकालते हैं तो ये हरियाणा 0.85% ज़्यादा रहा भाजपा का वोट शेयर, लेकिन सीटें कांग्रेस से 11 ज़्यादा मिली। जम्मू कश्मीर देखें तो सर्वाधिक 25.64 वोट हासिल किए भाजपा ने, लेकिन सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस से 13 कम रही हैं। यहाँ पर यह अब्दुल्ला रिटर्न 5वीं बार गठबंधन सरकार, कांग्रेस को 6 सीटें, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हारे। नायाब जीत देखते हैं भाजपा का 2014 से भी बेहतर प्रदर्शन, 8 मंत्री समेत स्पीकर की हार नहीं बचा पाए। यानी यहाँ पर ग्राफिक्स में दिखाया गया है, इसको देखा जा सकता है। तो यहाँ पर देखते हैं यह है हरियाणा विधानसभा चुनाव में सभी अनुमानों को ध्वस्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रच दिया और राज्य में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने वाली वह पार्टी बन गई है। 90 सदस्यीय विधानसभा में, यानी हरियाणा में कितनी सीटें हैं विधानसभा के लिए? तो 90 सदस्यीय। हालांकि जम्मू कश्मीर में भी 90 सीटें ही हैं। तो 90 सदस्यीय विधानसभा में 48 सीटें जीतकर भाजपा ने 37 सीटें जीतने वाली कांग्रेस को करारी शिकस्त दी है। वहाँ केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में भाजपा ने 29 सीटें जीतते हुए जम्मू संभाग में तो पहले से बेहतर प्रदर्शन किया, पर तमाम उम्मीदों के बावजूद घाटी में पार्टी का खाता नहीं खुला। 10 साल बाद हुए चुनाव में 90 सदस्यीय विधानसभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 42, जबकि कांग्रेस ने सिर्फ 6 सीटें जीती, लेकिन गठबंधन को स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। शपथ ले सकते हैं नायाब सैनी हरियाणा के सीएम के रूप में। उमर होंगे मुख्यमंत्री, शपथ 11 या 12 अक्टूबर 2024 को लेंगे। तो हरियाणा में तीसरी बार भाजपा सरकार, जम्मू कश्मीर में जीता नेका गठबंधन, यानी गठबंधन भी याद रखना है। इस गठबंधन का नाम क्या है? तो नेका गठबंधन है। इसमें चलते हैं तो गठन के बाद हरियाणा में पहली बार किसी पार्टी ने बनाई जीत की हैट्रिक, भाजपा को मिली 48 सीटें। यहाँ देखा जा सकता है इस चीज़ों को ग्राफिक्स के माध्यम से। देखें तो कुल 90 सीटें हैं और यहाँ जम्मू कश्मीर में भी 90 सीटें हैं। इसमें देखें तो पार्टी का जो शेयर है यहाँ देखा जा सकता है क्या स्थिति है। भाजपा, कांग्रेस, इलेनो और अन्य हैं। और फायदा नुकसान मत प्रतिशत देखते हैं तो भाजपा इस बार जो 48 सीटें जीती हैं, पिछली बार से 8 सीटों का फायदा हुआ है। कांग्रेस 37 सीटें जीती, इसको भी 6 सीटों का फायदा हुआ है। इन्होंने जो है 2 सीट जीती, इसको भी 1 सीट का फायदा। अन्य 3 जीते, इस अन्य में जो है -15 का नुकसान हुआ है। मत प्रतिशत देखें तो भाजपा का 39.94 है और उसी के इर्द गिर्द देखें तो कांग्रेस का भी 39.09 है। इन्होंने जो है 4.14 है और अन्य 16.83% रहा है। इसलिए जीती भाजपा को देखते हैं तो कांग्रेस की जाट वोटों पर निर्भरता, गैर जाट वोटों का ध्रुवीकरण, भाजपा का मुख्यमंत्री बदलना और नए चेहरों को दाव लगाना, चुनाव प्रचार में कांग्रेस की गुटबाजी दिखाना। यहाँ देखिए नेकरा की बढ़त के कारण देखते हैं 370 वापस लेने के वादे से नेका को हुआ फायदा। पीडीपी का घाटी में कमजोर होना भी रही अहम वजह।
इसमें देखते हैं पार्टी का फायदा नुकसान और मत प्रतिशत। नेका जो 42 सीटें जीती हैं, पूर्व की बातें देखें तो इसे 27 सीटों का फायदा हुआ है। कांग्रेस जो है 6 सीटें जीती हैं, पूर्व की बातें देखें तो इसे 6 सीटों का ही नुकसान हुआ है। सीपीएम 1 सीट जीती है, इसे फायदा नुकसान नहीं हुआ है, पहली बार जीत 1 सीट जीती है, ये पहली बार जीती, इससे फायदा नुकसान की बात नहीं। यहाँ पर भाजपा 29 सीटें जीती, इससे प्लस 4 सीट का फायदा हुआ है। और आप 1 सीट जीती है, अभी पहली बार जीती है। पीडीपी जो है 3 सीटें जीती, इससे 25 सीट का नुकसान हुआ। अन्य 8 जीते, इससे प्लस 1 का फायदा हुआ। प्रतिशत देख सकते हैं कि 42 सीट जीतने वाली जो है नेका है, यह 23.43% वोट पाई है और कांग्रेस 11.97। इसमें सर्वाधिक देखें जो मत प्रतिशत तो बीजेपी को मिला 25.64% वोट मिला है, लेकिन फिर भी सीट देखें तो वह यानी नेका से 13 सीट कम पाई है। प्राइज 2024 में जो दूसरा नोबेल प्राइज दिया गया फिजिक्स के क्षेत्र में, उस पर देखते हैं। तो मशीन लर्निंग को संभव बनाने वाली खोज करने वालों को फिजिक्स का नोबेल प्राइज 2024 के लिए नोबेल प्राइज देखते हैं। तो जॉन हाफील्ड व जेफरी हिल्टन को संयुक्त रूप से मिलेगा पुरस्कार। इसको देखते हैं तो यह है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क व दोनों वैज्ञानिकों की शोध ने मशीन लर्निंग की रखी बुनियाद। यानी दोनों व्यक्तियों को देखा जा सकता है, ये हैं जॉन हाफील्ड हैं यह और तथा जेफरी हिल्टन है यह। एआई के गॉडफादर माने जाते हैं हिटन, यानी जो हिटन हैं ये एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गॉडफादर माने जाते हैं। इसके बाद देखें हाफील्ड ने विकसित की एसोसिएटिव मेमोरी, तो ये इनका रहा जानकारी के रूप में। देखें तो यहाँ पर थोड़ा सा और कवर कर लेते हैं। तो यह है स्टॉकहोम, यानी जो है स्टॉकहोम यानी स्वीडन के जो है स्टॉकहोम से इसको दिया जाता है। तो उसमें देखें स्टॉकहोम मशीन लर्निंग को संभव बनाने वाले खोज करने वाले 2 वैज्ञानिकों अमेरिका के जॉन हाफील्ड और ब्रिटिश कनाडाई जेफरी हिल्टन को संयुक्त रूप से फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिलेगा। वर्ष 2024 के लिए फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार के मंगलवार को घोषणा की गई। दोनों वैज्ञानिकों के शोध ने मशीन लर्निंग को बुनियाद रखी। उन्होंने आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क पर महत्वपूर्ण कार्य किया है। दोनों वैज्ञानिकों ने फिजिक्स के उपकरणों का उपयोग करके ऐसे तरीके विकसित किए जो मशीन लर्निंग की नींव है। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क पर आधारित मशीन लर्निंग विज्ञान, इंजीनियरिंग और दैनिक जीवन में क्रांति ला रही है। दोनों वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से 10 दिसंबर को पुरस्कार मिलेगा। तो ये सारी जानकारी इसमें दी गई है। हालांकि इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, इसके हिस्ट्री के बारे में भी दिया है, तो देख सकते हैं। अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर दिया जाता है पुरस्कार। स्वीडन के विज्ञानी अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर यह पुरस्कार 1901 से विज्ञान, साहित्य और शांति के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए दिया जा रहा है, यानी 5 क्षेत्र इसमें शामिल हैं। अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार 1969 से दिया जाता है। नोबेल की वसीयत के पुरस्कार विजेताओं को 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर 11 लाख डॉलर की नकद राशि दी जाती है। एल्बर्ट आइंस्टाइन, निल्स बोर और एनरिको फर्मी जैसे वैज्ञानिक पूर्व में फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार सम्मानित किए जा चुके हैं। पिछले बार फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार देखें 3 वैज्ञानिकों को दिया गया था, जिसमें देखें तो पियरे एगोस्टिनी, फेरेक क्रूज और एमी एल हुइलियर को एटो सेकेंड पल्स के विकास के लिए दिया गया था। 2023 का इसमें दिया, 2023 का पुरस्कार ये दिया गया था इनको 3 लोगों को, इस बार 2 लोगों को दिया गया है। और 2 लोगों को देखें तो एक जो है आपका अमेरिकन है और दूसरे व्यक्ति जो हैं जेफरी हिटन जो हैं यह ब्रिटिश कनाडाई वैज्ञानिक हैं। और किस लिए दिया जा रहा है, तो मशीन लर्निंग को संभव बनाने के लिए इनको दिया जा रहा है, ये भी इसमें ध्यान रखना है। रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार घोषणा आज में जो है 9 अक्टूबर 2024 को की जाएगी। और अभी हम देखा कि जो 7 अक्टूबर से नोबेल पुरस्कार 2024 की घोषणा की जा रही है, तो पहले जो पुरस्कार था जो मेडिसिन के पुरस्कार 7 अक्टूबर को घोषणा की गई और 8 को जो है यह फिजिक्स के लिए घोषणा की गई। आज रसायन विज्ञान के लिए घोषणा की जाएगी। तो इसमें विस्तृत जानकारी दी गई एग्जाम दृष्टिकोण से इसको महत्व है, या इसमें जो महत्वपूर्ण बातें एग्जाम दृष्टिकोण से उसको देखा जा सकता है। तो देखते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार रहा है। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों में सर्वोच्च पुरस्कार रहा नोबेल पुरस्कार। और देखते हैं राष्ट्रीय पुरस्कारों में जो फिल्म जगत का सर्वोच्च पुरस्कार है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, वो 8 अक्टूबर 2024 को वितरित किए गए। तो इसमें देखते हैं जो बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती जिनको दिया गया, तो इसमें देखते हैं इस खबर के रूप में। तो मिथुन चक्रवर्ती को फाल्के, ऋषभ शेट्टी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार समारोह 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया सम्मानित। यहाँ चित्र देख सकते हैं। तो यह है नई दिल्ली में विज्ञान भवन में आयोजित 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रख्यात अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया। और यहाँ देखें समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अभिनेता ऋषभ शेट्टी को कन्नड़ फिल्म कांतारा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया। चित्र में भी देखा जा सकता है। चलिए कुछ और देखते हैं यहाँ पर। तो यह है मलयालम फिल्म अट्टाम द प्ले ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के साथ स्क्रीन प्ले और एडिटिंग श्रेणी में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त किया। कौन? मलयालम फिल्म अट्टम द प्ले ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म यानी बेस्ट फीचर फिल्म पूछेगा तो मलयालम फिल्म अट्टम है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त किया ऊंचाई फिल्म के लिए सूरज आर बड़जात्या को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यानी बेस्ट डायरेक्टर कौन रहे? सूरज आर बड़जात्या फिल्म ऊंचाई के लिए। इसी फिल्म के लिए नीना गुप्ता को दूसरी बार सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री और हरियाणवी फिल्म फौजा के लिए पवन मल्होत्रा को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार मिला। कन्नड़ फिल्म कांतारा को सर्वश्रेष्ठ मनोरंजक फिल्म और इसी के लिए ऋषभ शेट्टी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया। तमिल फिल्म
चित्रबलम के लिए नित्या मेनन और गुजराती फिल्म कच्छ एक्सप्रेस के लिए मानसी पारे को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया, संयुक्त अभिनेत्री के रूप में, यानी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जो है 2 अभिनेत्रियों को संयुक्त रूप से दिया गया। तो ये जानकारी इसमें महत्वपूर्ण रही। करने वाले 85 व्यक्तियों में से 15 महिलाएं हैं। मुझे विश्वास है फिल्म उद्योग में महिला आधारित विकास के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। मुझे विश्वास है कि फिल्में और सोशल मीडिया समाज में बदलाव लाने का बेहतरीन माध्यम है। मिथुन चक्रवर्ती पुरस्कार लेने के लिए मंच की तरफ बढ़ने लगे तो उनका वहां पर मौजूद दर्शकों ने खड़े होकर उनका सम्मान किया और जोरदार तालियां बजाई। कुछ और खबरों के इसमें देखते हैं तो विदेश में किए गए अपराध की जांच के लिए सीबीआई को सिर्फ केंद्र की मंजूरी आवश्यक है, राज्यों की मंजूरी की आवश्यकता नहीं पड़ती, चूंकि केंद्रीय एजेंसी है। तो इसमें देखिए मेरठ की महिला ने बेटी की अमेरिका में मौत की जांच के लिए हाईकोर्ट से लगाई थी गुहार। अतीक अशरफ की हत्या के गवाह इंस्पेक्टर राजेश मौर्य के खिलाफ वारंट, हालांकि केस दूसरा है। तो इसमें देखते हैं जो मुख्य खबर है उसको केस 1 के रूप में देखते हैं। विदेश में अगर कोई भारतीय नागरिक अपराध करता है तो उसकी जांच के लिए सीबीआई को सिर्फ केंद्र की मंजूरी की जरूरत है, राज्य सरकारों की अनुमति की जरूरत नहीं है। विदेश में किए गए अपराध, यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है कि विदेश में किए गए अपराध के लिए अपराध की जांच के लिए सीबीआई नोडल एजेंसी है। संबंधित महत्वपूर्ण खबरों को इसमें देखें तो संन्यास लिया है। ये देखें इसमें जो वर्तमान में खेल रहे हैं बांग्लादेश के खिलाड़ी महमूदुल्लाह ये हैं। तो महमूदुल्लाह ने T20 से लिया संन्यास, इसको देख सकते हैं। बांग्लादेश के अनुभवी ऑलराउंडर महमूदुल्लाह ने मंगलवार को T20 प्रारूप से संन्यास की घोषणा की। भारत के विरुद्ध सीरीज का तीसरा और अंतिम मैच इस प्रारूप उनका आखिरी मैच होगा। यानी देखें तो एक मैच आज यानी दूसरा मैच आज है नई दिल्ली में, आज मीन्स 9 अक्टूबर 2024 को, और तीसरा जो मैच होगा इसके बाद संन्यास करेंगे। तीसरा T20 शनिवार को हैदराबाद में खेला जाएगा। महमूदुल्लाह ने दूसरे T20 की पूर्व संध्या में कहा कि मैं इस सीरीज की आखिरी मैच के बाद T20 संन्यास ले रहा हूं। यह पहले से तय था। इस पर प्रारूप से आगे बढ़ने और वनडे पर ध्यान केंद्रित करने का सही समय है। 38 वर्षीय महमूदुल्लाह ने 2007 में पदार्पण करने के बाद बांग्लादेश के लिए 50 टेस्ट, 252 वनडे और 139 T20 मुकाबले खेले हैं। बांग्लादेश की इस पूर्व T20 कप्तान ने 2021 में अपने टेस्ट को अलविदा कहा था। उनसे पहले भारत दौरे पर शाकिब ने भी टेस्ट से संन्यास की घोषणा की थी। यानी बांग्लादेश के जो शाकिब हैं उन्होंने टेस्ट से संन्यास घोषणा कर दी और ये T20 से संन्यास की घोषणा कर दी। और इसमें देखते हैं तो एक और संन्यास लिए हैं, वो कौन है तो देखते हैं यहाँ पर। स्पेन को पहली बार विश्व चैंपियन बनाने वाले इनिस्टा का संन्यास, ये फुटबॉल से है। स्पेन के विश्व चैंपियन बनाने वाले जो इनिस्टा को संन्यास फुटबॉल से लिया है। तो 664 मैच बार्सिलोना के उसे खेले और 3 सत्र में कप्तानी की। 131 मैच में स्पेन का प्रतिनिधित्व और 14 गोल दागे। 57 गोल दागे इनिस्टा ने अपने क्लब कैरियर में बार्सिलोना के लिए। नीदरलैंड्स के पूर्व दिग्गज निक कैंस का निधन। नीदरलैंड फुटबॉल टीम के महान खिलाड़ी और कोच योहान निस्केस का 73 साल की उम्र में निधन हो गया। इनका निधन हुआ और 2 लोगों ने दिखाई फुटबॉल से और क्रिकेट से संन्यास लिया इस खबर के हिसाब से। कुछ में कवर करते हैं तो ताइवान से $15 अरब निवेश लाने में जुटा है भारत। देखें तो PCB जैसे 5 सेक्टरों में वहाँ कंपनियों को महारत हासिल, फिक्की की मदद से चल रही है बात। ये हैं उभरते हुए 5 सेक्टर: प्रिंटेड सर्किट बोर्ड यानी PCB, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रोमैकेनिक कंपोनेंट्स, सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रिक मोटर्स, CCTV सिस्टम, स्मार्ट हेल्थ केयर डिवाइस, स्मार्ट वॉच, हार्ट रेट मॉनिटर, फिटनेस ट्रैकर और इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। $60 अरब का फायदा उठा सकती है ताइवान की कंपनियां। सरकार सेमीकंडक्टर मिशन व PLI स्कीम के तहत निवेश के लिए वित्तीय सहायता भी दे रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स की हिस्सेदारी $150 अरब हो जाएगी। फॉक्सकॉन जैसी कंपनियां पहले ही भारत में कर रही हैं काम। तो यह जानकारी के रूप में महत्वपूर्ण रहा। इसको थोड़ा सा और देखना चाहें देख सकते हैं। उभरते हुए 5 सेक्टर्स में इन दिनों काफी गंभीरता से ताइवान से निवेश लाने की तैयारी चल रही है। उद्योग संगठन फिक्की का मानना है कि ताइवान से इन 5 सेक्टरों में $15 अरब के निवेश की गुंजाइश है। इस संबंध में ताइवान और भारत की कंपनियों की CEO स्तर की बैठक भी ताइपे में आयोजित की गई। मंगलवार को जारी फिक्की की रिपोर्ट के मुताबिक 5 सेक्टर में ताइवान की कंपनी महारत है और इस निवेश से ताइवान की कंपनियों को भी फायदा होगा। CEO स्तर की बैठक में यह बात सामने आई कि 5 सेक्टर में $15 अरब तक का निवेश कर ताइवान की कंपनियां $60 अरब का फायदा उठा सकती हैं। चलिए एक और जानकारी इसमें कवर करते हैं तो यह है मध्य प्रदेश संबंधित। तो इसमें देखते हैं नमो दिव्य महादिव्य नारी सशक्तिकरण, मातृ शक्ति को दे रहे हैं स्वास्थ्य का वरदान, हस्ती जिंदा मस्ती जिंदा। उज्जैन निवासी डॉक्टर सतिंदर कौर सलूजा, यहाँ देख सकते हैं। एयर कंडीशनर छोड़ पेड़ की छांव चले चौपाल लगा ग्रामीण महिलाओं को स्त्री रोगों की जानकारी देती है डॉक्टर सलूजा। इसमें देख सकते हैं 75 वर्ष की उम्र में डॉक्टर सलूजा अपना जीवन जिंदादिली से जीती हैं। वे अब तक दुनिया के 150 से अधिक देश घूम चुकी हैं। बीते दिन उन्होंने ऑस्ट्रेलिया जाकर उम्र के 8वें दशक में इसका ड्राइविंग का आनंद लिया था। डॉक्टर सलूजा को कई सम्मान पुरस्कार भी मिले हैं, यानी कई सम्मान पुरस्कार भी मिले, जिसमें इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का प्रतिष्ठित डॉक्टर ज्योति प्रसाद गांगुली मेमोरियल नेशनल अवार्ड भी शामिल है। तो यह भी स्पेशल के लिए यह महत्वपूर्ण हो सकता है। ये आखिरी खबर को आज के करंट अफेयर्स में देखते हैं। वो बैंकों के बैंक जो है वो RBI है, तो उसमें देखते हैं RBI ने आज की खबर के मुताबिक क्या इसमें जो है करंट अफेयर्स है। तो RBI ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी भारत का केंद्रीय बैंक, ने लगातार 10वीं बार रेपो रेट में नहीं किया कोई बदलाव, 6.50 पर रखा है, यानी इसको बरकरार रखा है। गवर्नर, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम में कि RBI गवर्नर वर्तमान कौन है, शशिकांत दास है।
तो आरबीआई गवर्नर शशिकांत दास ने बताया कि मौद्रिक नीति समिति यानी एमसीपी ने रेपो रेट में लगातार 10वीं बार कोई बदलाव नहीं करते उसमें 6.50% यानी 6.5% बरकरार रखा है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व बैंक द्वारा रेपो रेट में 50% बेसिक अंकों कटौती यानी 50 बेसिक अंकों कटौती के बाद एमसीपी की पहली बैठक थी। आरबीआई रेपो रेट पर ही बैंकों को ऋण देती है, यानी इसमें जानकारी महत्वपूर्ण है कि जो रेपो रेट होता है उसी रेट पर जो होती है यानी आरबीआई जो होती है बैंकों को ऋण देती है। और इसी के साथ एक रिवर्स रेपो होता है जिस पर बैंक से आरबीआई ऋण लेता है उस पर कि जो रेपो दर है, यानी रेपो दर अभी देखा हमने कि आरबीआई लगातार 10वीं बार रेपो रेट में नहीं किया बदलाव और 6.5% पर बरकरार रखा है। तो रेपो दर जो होता है आरबीआई द्वारा उधार देने की दर है, यानी जो आरबीआई है वह बैंकों को जो उधार देता है वो इसी दर पर देगा, यानी 6.5% पर देगा बैंकों को उधार। तो इसमें क्या इसका मतलब इसको समझते हैं। तो रेपो रेट जो है इसका मतलब क्या है, यदि वृद्धि की जाती है जैसे कि 6.5 पर बरकरार रखा है, यदि इसमें वृद्धि कर देता है जैसे कि स्थितियां 3 ही थी, यानी या तो इससे वृद्धि इसमें करता आरबीआई वृद्धि करता है 6.5% से ऊपर करके 7 7.5 कर देता, या इसको कमी करके जो है 6 या 5.5 कर देता। तो वृद्धि करता तो क्या होता, तरलता में कमी होती, यानी रेपो रेट में यदि वृद्धि आरबीआई करता है तो तरलता में कमी होती, और यदि इसमें कमी कर देता यानी रेपो रेट में कमी कर देता यानी 6 कर देता 5.5 कर देता तो तरलता में वृद्धि हो जाती है। यानी उल्टा इसमें होगा, वृद्धि करने पर क्या होगा, तरलता में कमी हो जाएगी, और कमी करता तरलता में वृद्धि हो जाती है। रेपो रेट के रिवर्स रेपो रेट को देख लेते हैं। तो रिवर्स रेपो रेट जो होता है वो आरबीआई द्वारा उधार लेने की दर है। आरबीआई जो बैंक को उधार जब लेता है तो रिवर्स रेपो रेट होता है। रिवर्स की भी 3 स्थितियां बनती हैं, या तो वो बरकरार रखे जिस स्थिति में है, या फिर वृद्धि करे या कमी करे। यदि कमी करता है यानी रिवर्स रेपो रेट में कमी करता है तो तरलता में वृद्धि होगी, यानी यहाँ पर भी उल्टा है, यदि कमी करता है तो तरलता में वृद्धि होगी, और यदि वृद्धि करता है तो तरलता में कमी होगी। तो विभिन्न मौद्रिक अस्त्र उसके प्रभाव क्या समझ लेते हैं, यानी जो आरबीआई के पास है किस प्रकार के मौद्रिक अस्त्र हैं था उसके क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो मौद्रिक अस्त्र में जो 2 तो हमने देख लिया, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, और 3 और इसके मुख्य अस्त्र हैं। एक बैंक दर है, दूसरा जो है CRR है यानी कैश रिजर्व रेशियो है, और तीसरा इसमें जो है वह SLR है, यानी ये 3 यहाँ पर हुआ, एक जो रेपो दर और एक रिवर्स रेपो दर। तो मौद्रिक अस्त्र यानी 5 ये आरबीआई के पास मौद्रिक अस्त्र हैं, और उसके प्रभाव को हमने 2 को प्रभाव में देखा, और जो होगा वो प्रभाव को इकोनॉमिक्स में विस्तार से समझने का प्रयास किया जाएगा। अब देखते हैं इसमें आरबीआई जो जीडीपी पर अपना अनुमान लगाई है, ग्रोथ अनुमान, उसको देखते हैं। आरबीआई रेपो रेट लाइव दूसरी तिमाही में 7% रह सकती है जीडीपी ग्रोथ। आरबीआई रेपो रेट लाइव में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शशिकांत दास ने जीडीपी ग्रोथ के अनुमान से जुड़े आंकड़े शेयर किए। वित्त वर्ष 2025 में देखें तो 7.2% का अनुमान है, जिसमें दूसरी तिमाही 7%, तीसरी तिमाही 7.4%, चौथी तिमाही भी 7.4% रहेगी। वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही 7.6% की ग्रोथ हो सकती है। आगे इसमें देखते हैं तो ये आरबीआई रेपो रेट लाइव में कोर इंडस्ट्री का उत्पादन पहली तिमाही में 1.8% गिरा। इसमें देखें तो यह है भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शशिकांत दास ने बताया कि पहली तिमाही में देश की 8 कोर इंडस्ट्री का उत्पादन 1.8% गिरा है। सरकारी खपत में सुधार हो रहा है, अत्यधिक बारिश के चलते बिजली, कोयला और सीमेंट जैसी कुछ इंडस्ट्री के उत्पादन पर असर पड़ा है। तो यहाँ मुख्य रूप से समझते हैं कि 8 कोर इंडस्ट्रीज कौन हैं। 8 जो कोर इंडस्ट्रीज हैं वो कौन है, उनके नाम देख लेते हैं कि कोर इंडस्ट्री में जो 8 हैं उनके नाम क्या क्रम से हैं। यहाँ तो कुछ नाम उसने बता दिया है, यानी इसमें देखें तो अत्यधिक बारिश के चलते बिजली हो गया, कोयला हो गया, सीमेंट हो गया, 3 यहाँ पर है ही। 5 और देख लेते हैं, बल्कि पूरा ही देख लेते हैं कोर इंडस्ट्री कौन है। तो पहला कोयला है, दूसरा कच्चा तेल है, तीसरा प्राकृतिक गैस है, चौथा इसमें रिफाइनरी उत्पाद है, 5वां उर्वरक है, 6वां इस्पात है, 7वां सीमेंट है, और 8वां विद्युत है। इनको ही कोर इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता है। 3 यहाँ पर दिया हुआ है, बिजली, कोयला और सीमेंट। अभी हमने देखा कि भारतीय रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी MPC ने अक्टूबर की बैठक के दौरान रेपो रेट में कोई कटौती का फैसला नहीं किया। ब्याज दरें 6.5% पर यथावत बनी रहेंगी। हालांकि आरबीआई ने अपने रुख को बदलकर अब न्यूट्रल कर दिया है। इसमें ऐड कर लेते हैं तो देखें भारत में जो वर्तमान में महानवरत्न कंपनियां हैं वो 13 हैं, और 13वीं जो महानवरत्न कंपनी बनी है वो ऑयल इंडिया लिमिटेड बनी है। इसके बाद 14 जो है नवरत्न कंपनियां हैं, और 14वीं जो नवरत्न कंपनी बनी है वो ONGC विदेश लिमिटेड को बनाया गया है। ये अगस्त 2023 में बनाए गए हैं, यानी साल भर पूर्व की सब बनाए गए हैं। महानवरत्न जो कंपनियां होती हैं, जो 13 कंपनियों हमने देखा कि जो 13 कंपनियां होती हैं, ये कंपनियों की विशेषता ये होती है कि ये कंपनियां 5,000 करोड़ रुपए तक का निवेश स्वविवेक से कर सकती हैं। जबकि ये 14 नवरत्न कंपनियां हैं, ये कंपनियां 1,000 करोड़ तक रुपए का निवेश स्वविवेक से कर सकती हैं। इसमें सरकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं पड़ती है।